आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबने पिछले वीडियो में देखा होगा मध्यकालीन इतिहास हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के टॉपिक में दिल्ली सल्तनत पर। और दिल्ली सल्तनत में पहला वंश हमारा होगा गुलाम वंश। पिछले वीडियो में मैंने आपके दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों के बारे में, उन शासकों का क्या कार्यकाल रहा और किस तरीके का उनका समय रहा उसके बारे में चर्चा किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे गुलाम वंश में पहला जो महान शासक है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में गुलाम वंश के शासकों की एक बड़ी सी लिस्ट रही है, लेकिन उन सारी लिस्ट से क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। जो महत्वपूर्ण शासक है केवल उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे जो जो प्रश्न आपके बनते हैं। अगर दिल्ली सल्तनत में दोस्तों हम बात करें तो गुलाम वंश का टोटल समय आपका रहा है 1206 से 1290 तक का। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है गुलाम वंश का समय क्या है, तो 1206 से 1290 तक याद रखना है आपको। और गुलाम वंश के बारे में बात करें दोस्तों तो 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश का माना जाता है या गुलाम वंश का शासक माना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है गुलाम वंश में मुख्य रूप से कौन शासक थे, तो तुर्क सरदार थे। अब इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो भी हमारे पास जानकारी है, इससे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं या ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। तो इसके जन्म के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, केवल इतनी ही जानकारी है कि इसको मोहम्मद गौरी यानी मोहम्मद गौरी ने इसको अपने पास रखा था एज ए गुलाम के तरीके। तो इसका जन्म जो हुआ था तुर्किस्तान में हुआ था, जिसे मोहम्मद गौरी का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से देखेंगे तो मोहम्मद गौरी के बारे में सारी जानकारी वहां पे आपको दी गई है और उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव भी वहां पे चर्चा किए गए। मोहम्मद गौरी ने गजनी में एक व्यापारी से खरीदा था। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने गौरी के सामंत कुतुबुद्दीन ऐबक यानी ऐबक को लाहौर से शासन करने का आमंत्रण भेजा। तो और राज्याभिषेक ऐबक ने राज्याभिषेक करवाया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश की सत्ता संभालने का मेन दायित्व कैसे मिला, लाहौर की जनता की वजह से। जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, लाहौर की जनता ने सामंत के कार्यों यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों को देखते हुए गौरी के सामंत ऐबक को लाहौर की जनता के आग्रह पर इसको क्या होता है शासक बनाया जाता है। तो यही चीज बिंदु यहाँ पे लिखा हुआ है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने गौरी के सामंत ऐबक को लाहौर से शासन करने का आमंत्रण भेजा और ऐबक ने राज्याभिषेक करवाया। लाहौर में गुलाम या दास वंश, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों चीज याद रखिएगा, गुलाम वंश या दास वंश एक ही बात है। किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, या किसी में पूछ लेता है दास वंश का संस्थापक कौन था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के यहाँ से निकलता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अक्सर लोग गलती कर देते हैं बाबर, ऑप्शन देगा बाबर और बाबर में गलती हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, आपको याद रखना है गुलाम वंश या दास वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम शासक था जिसने सुल्तान का पद धारण ना करके आम जनता की तरह शासन किया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, सुल्तान पद धारण ना करने वाला कौन शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने आम जनता की तरह क्या किया, शासन किया था। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से, किसे लाख बख्श और हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई थी, तो ऐबक के दानी स्वभाव के कारण लाख बख्श एवं हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई थी या उपाधि धारण की थी इसने। तो ये दोनों बिंदु याद रखेंगे आप, लाख बख्श और हातिम द्वितीय की उपाधि किसे दी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। कला के क्षेत्र में दोस्तों हम बात करें तो ऐबक ने अजमेर में स्थित जैन मंदिर को तुड़वाकर
जैन मंदिर और संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे याद रखना आपको, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, या 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया? तो कहाँ पे पूछा जाता है? तो दिल्ली है। किसने कराया? तो ऐबक ने कराया। इसी सिलसिले में दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो दिल्ली में कुबतुल इस्लाम मस्जिद और गुरुवजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार बहुत सारे लोगों ने दोस्तों देखा भी होगा। दिल्ली एग्जामिनेशन अगर कोई किसी का एग्जाम पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा। कुतुब मीनार इसी के द्वारा निर्मित कराया गया है। अब इसमें देखिए दो प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण की शुरुआत किसने कराई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और निर्माण पूरा किसने कराया था? तो इल्तुतमिश। यानी इसका अगला जो शासक होगा, क्योंकि बीच में ही इसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कार्य पूरा नहीं हो पाता है, तो जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो उसके कार्य को पूरा कराता है। और ये बिंदु मैंने नोट भी कर रखा है, अक्सर क्वेश्चन में कंफ्यूजन बन जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें। पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कुतुब मीनार की शुरुआत किसने कराई थी, तो आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। और निर्माण पूरा किसने करवाया था, तो उसमें आंसर आपका इल्तुतमिश होगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की शुरुआत करवाई थी, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। ऐबक के दरबार में ताजुल मासिर ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी रहते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, किताब बार बार मैंने कहा कि जो किताबें आपके शासकों में बार बार रिपीट होती हैं उनको ध्यान देना है। ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी तथा तारीखे मुबारक शाही के लेखक फक्र मुदाविर रहते थे। तो यहाँ पे दो नाम आपके निकल के आते हैं, कौन से? एक हसन निजामी का और दूसरा नाम निकल के आता है आपका फक्र मुदाविर का। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बनेंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाए हसन निजामी या फक्र मुदाविर किसके दरबार में रहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। और कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश, यानी इसने ही स्थापना की थी। 1210 में चौगान, यानी हमने इसीलिए लिख रखा है दोस्तों चौगान मतलब पोलो, और पोलो गेम आप सभी को पता है, देखा ही होगा आप सबने। 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। या घोड़े से गिरकर मृत्यु किसकी हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। और ऐबक को लाहौर में दफन कर इसका मकबरा बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ऐबक का मकबरा कहाँ पे है? तो लाहौर में है। या क्वेश्चन ऐसे भी देता है 4 शासकों का मकबरा वहां पे दे देगा, कहेगा इनमें से किसका मकबरा भारत में नहीं है? तो फिर आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ऐबक का। ये लाहौर की बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, देखते हैं इल्तुतमिश से बनने वाले प्रश्नों को। गुलाम वंश में हम अब चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। दोस्तों इल्तुतमिश से भी हमारे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनते हैं, देखते हैं इल्तुतमिश से बनने वाले ऑब्जेक्टिव। पहला पॉइंट हमारा आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1210 में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उत्तराधिकारी बनता है वो इल्तुतमिश बनता है। तो इसके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो क्या है? मंगोलों का आक्रमण रहा। इसके शासनकाल में की जो घटना मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का सिंधु पर आक्रमण रहा। उस समय सिंधु का शासक मांगवर्णी था। तो यहाँ पे नाम याद रखेंगे आप, मांगवर्णी था, जो भागकर मध्य भारत आ पहुंचे और उन्होंने इल्तुतमिश से सहायता की अपील की, किंतु इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति का आकलन करते हुए सहयोग नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया, अभी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी और तत्कालीन इल्तुतमिश को उसका शासक बना दिया गया। तो उस समय इल्तुतमिश अपने साम्राज्य का विस्तार स्वयं कर रहा था। उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो किसी की सहायता कर सके, और अपनी स्थिति का आकलन करते हुए उसने क्या किया? उनकी सहायता करने से मना कर दिया, और जिसके कारण
ये जो मांगबरनी है वो दूसरों के शरण में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बस इतना क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव कि इल्तुतमिश के समय की महत्वपूर्ण घटना क्या थी। तो उस समय की महत्वपूर्ण घटना थी मंगोलों का आक्रमण था। किस पर? सिंधु पर आक्रमण था। उस समय सिंधु पर शासन कौन कर रहा था? मांगबरनी कर रहे थे। और मांगबरनी ने किससे सहायता की अपील की? तो इल्तुतमिश से। लेकिन इल्तुतमिश क्या है, अपनी स्थिति का आकलन करते हुए उनकी सहायता नहीं कर पाया। तो अब दोस्तों कुछ हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश से महत्वपूर्ण युद्ध। तो इल्तुतमिश के बारे में हम बात करें तो 1227 में रणथंभौर का युद्ध पूछा जाता है। इल्तुतमिश ने 1227 ईस्वी में रणथंभौर और 1228 में परमारों की राजधानी तंजौर। मैंने राजपूत काल में आपको इन सब के बारे में बताया है। परमारों की राजधानी कहाँ थी, चंदेलों की राजधानी कहाँ थी, पालों की राजधानी कहाँ थी। तो उसी राजवंश में से परमार वंश के बारे में भी चर्चा किया, जिसकी राजधानी तंदौर थी, जिसकी विजय किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। कब की थी? 1228 में की थी। 1231 में ग्वालियर की विजय के उपलक्ष्य में अपनी पुत्री रजिया के नाम पर टका जारी कराया। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु बन के निकलता है, टका। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है टका किसने जारी करवाया था? तो इल्तुतमिश ने जारी करवाया था। टका क्या? एक प्रकार की करेंसी थी। तो किस विजय के उपरांत इसने जारी कराया था? 1231 में ग्वालियर विजय के उपरांत अपनी पुत्री के नाम पर टका जारी करवाया था। और टका जारी करने वाला यह प्रथम शासक था। यानी उस समय टका का प्रचलन किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था, जो काफी पेपर में पूछा जाता है, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी या चलीसा या चरगान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसने 40 गुलाम सरदारों का एक गठन बनाया था, एक संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी, चलीसा या फिर चरगान कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे चरगान क्या था? तो 40 सरदारों का एक संगठन था। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। राजस्व के क्षेत्र में इक्ता प्रणाली, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। टका और इक्ता से रिलेटेड, इक्ता किसने जारी कराया, इक्ता प्रणाली किसने बनाई थी? तो इल्तुतमिश ने बनाई थी। या टका जारी किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पे दो बिंदु आपको ध्यान रखना है, टका और इक्ता प्रणाली। 1236 में बनियान की विजय की, यह इसकी अंतिम विजय थी। 1236 के बनियान विजय के उपरांत ये बहुत घायल हो जाता है, और घायल होने के कारण 1236 में ही आगे चलकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किंतु मरने से पूर्व इसने क्या किया था? रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, इसने वहां उस समय रुकनुद्दीन और रजिया में एक चीज देखी थी कि सत्ता हासिल करने या सत्ता चलाने की जो एक अधिकार दिया था, वो किसको दिया था? इसने रजिया सुल्तान को। लेकिन तुर्क अमीरों के कारण रजिया सुल्तान को क्या शासक नहीं बनाया गया, और रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? समाज में चारों तरफ अराजकता व्याप्त हुई, और उसी का फायदा रजिया सुल्तान ने उठाया। तो दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज से संबंधित क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन मैंने जो आपको गुलाम वंश के शासकों में नाम नोट कराया, उसमें आपका रुकनुद्दीन फिरोज का नाम मेंशन कराया गया। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मरने से पूर्व रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु तुर्क अमीरों ने रजिया सुल्तान को शासका नहीं बनाया, क्योंकि आपको उस समय पता है महिलाओं को प्राथमिकता कम दी जाती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, पहली मुस्लिम शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। जो भी हम चर्चा करेंगे रजिया सुल्तान से बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदु में यहाँ पे प्रश्न देखा जाएगा। फिर रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाया। इसके समय में समाज में चारों तरफ अराजकता व्याप्त हुई, जिसका फायदा रजिया ने उठाया। नमाज पढ़ रही जनता से अपील की, और वहां की जनता ने क्या किया? रुकनुद्दीन की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद क्या हुआ? रजिया सुल्तान को शासका बना दिया, यानी उसे सुल्तान बना दिया। जनता ने रुकनुद्दीन की हत्या कर रजिया सुल्तान को शासक बनाया।
तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण शासिका मानी जाती है और इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आता है रजिया सुल्तान का। अगर हम शासनकाल के बारे में बात करें दोस्तों तो 36 से लेकर 40 तक इसने शासन किया था। तो समय का हम पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसलिए शासकों का समय नहीं नोट कर रहे हैं बार बार। तो आप ध्यान दीजिएगा, शासकों का समय भी पूछा जाता है, इसलिए मैं शासकों का समय यानी कार्यकाल का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो शासिका बनने के बाद रजिया ने अपने विभाग में फेरबदल किया और अल्तुनिया को तबर हिंद का गवर्नर बनाया। तो जैसा कि दोस्तों आपने अभी देखा कि रुकनुद्दीन फिरोज जब शासन की सत्ता में आया तो उसने क्या किया, चारों तरफ समाज में ऐसे तत्वों को विराजमान कर दिया, यानी तुर्क अमीरों को, जिन्होंने क्या किया, सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से समाज में अराजकता का माहौल व्याप्त कर दिया था। तो जैसे ही नमाज पढ़ रही जनता ने उसकी हत्या की और उसके बाद रजिया सुल्तान को शासक बनाया, उसने सबसे पहले क्या किया, अपने विभाग में फेरबदल का काम किया कि जिससे वो सत्ता को सही और सुचारू रूप से चला सके। अल्तोनिया ने, अब हुआ क्या, जब तवर हिंद का उसको गवर्नर बनाया तो आगे चल के अल्तोनिया को भी सत्ता की लालच लगी और उसने क्या कर दिया, अल्तोनिया ने विद्रोह किया और विद्रोह को दबाने के उद्देश्य से रजिया ने अपने अश्वशाला विभाग के अधीक्षक याकूत, तो ये कुछ नाम हैं जिनको याद रखना है आपको। अल्तुनिया हो गया, याकूत हो गया, इन सब नामों को आपको ध्यान देना है। याकूत के साथ तवर हिंद की ओर प्रस्थान किया, किंतु रास्ते में याकूत की हत्या कर दी गई और रजिया को कैद कर लिया गया। आप सबने गाना भी सुना होगा, तो कहीं ना कहीं अगर कोई चीज बनती है तो उसके पीछे कोई ना कोई इतिहास जरूर होता है। ठीक है, रजिया को क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया और सत्ता इसके हाथ से छीन ली गई और बहराम शाह को शासक बना दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले कुछ ही समय पहले कि तुर्क अमीरों के विरुद्ध जाकर इसने क्या किया था, सत्ता को हासिल किया था, क्योंकि तुर्क अमीर नहीं चाहते थे कि कोई भी महिला शासक बने। लेकिन जनता के आग्रह पर रजिया शासिका बनी, तो तुर्क अमीर इससे बदला लेना चाहते थे और इसके किसी ना किसी तरीके से इसको सत्ता से हटाना चाहते थे और उन्हें एक मौका मिला, किसके थ्रू, अल्तुनिया के द्वारा। जैसे अल्तुनिया ने विद्रोह किया, इसकी सत्ता कमजोर पड़ी और उसको समझाने के उद्देश्य से या उसके कारण को जानने के उद्देश्य से ये अपने अश्वशाला विभाग के अधीक्षक याकूत के साथ तबर हिंद की तरफ चल पड़ी। लेकिन ये अल्तुनिया से नहीं मिल पाई, रास्ते में ही क्या किया गया, याकूत की हत्या कर दी गई और रजिया को कैद कर लिया गया और बहराम शाह को क्या कर दिया गया, शासक बना दिया गया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर, यानी रजिया ने फिर आगे चलकर क्या किया, सत्ता को हासिल करने के उद्देश्य से अल्तुनिया से विवाह किया, सत्ता प्राप्ति करने का प्रयास किया, किंतु कैथल नामक स्थान पर दोनों की ही हत्या कर दी गई। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके ऑब्जेक्टिव रजिया सुल्तान से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया सुल्तान ने शासन कब से कब तक देखा, तो 36 से 40 तक देखा। पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। और जो भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव है, उम्मीद करता हूँ इन पॉइंट से ही मिल जाएंगे। दोस्तों अब इसके बाद महत्वपूर्ण शासक बलबन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बलबन शासक होने के बाद सैन्य विभाग में सुधार हेतु दीवाने अर्ज, याद रखेंगे दीवाने अर्ज का संबंध किससे है, सैन्य विभाग में सुधार हेतु विभाग का गठन किया। तो दीवाने अर्ज का संबंध किससे है, तो सैन्य विभाग से है। तुर्क अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए सिजदा और पबोस प्रथा, तो ध्यान देंगे दोस्तों, सिजदा और पबोस प्रथा बहुत बार पूछी जाती है। तो ये प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें क्या होता था कि जो भी शासक होता था उसको दंडवत यानी लेट कर क्या करना होता था, उसके पंजों को चूमना होता था, यानी घुटने के जो पंजे होते हैं हमारे, उसके अंगूठे को चूमना होता था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, सिजदा पबोस प्रथा किसने चलाई थी, तो बलबन ने चलाई थी। और फारसी पद्धति पर आधारित नौरोज त्योहार भी किसने चलाया था, तो बलबन ने चलाया था। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों क्या क्या निकल के आते हैं।
पहला तो दीवाने अर्ज विभाग का गठन किसने किया? बलबन ने। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा तुर्क अमीरों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सिजदा और पावश प्रथा किसने चलाई थी? तो ये आपका निकल के आएगा बलबन। और पूछा जाएगा फारसी पद्धति पे नौरोज त्योहार की शुरुआत किसने कराई थी? तो बलबन। तो यहाँ ध्यान देना आपको, सिजदा पावश, नौरोज और दीवाने अर्ज। राजस्व क्षेत्र में लौरक सिद्धांत बनवाया था। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो का नाम आप सबने सुना होगा, और अमीर खुसरो का एक वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें अमीर खुसरो से बनने वाले ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अमीर खुसरो का भारत इतिहास में अगर बात करें तो महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अभी केवल इतना याद रखना आपको, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के। बलबन किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। इस वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स हुआ। यहाँ पे दोस्तों महत्वपूर्ण जो बिंदु है हमारे पास उनको आपने देखा कि महान शासक के बारे में बात करें हम तो पहला आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आपका रजिया सुल्तान, तीसरे के बारे में बात करें आप इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान और फिर आपका बलबन, और अंतिम शासक के बारे में बात करेंगे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्यूमर्स हुआ, जिसे 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी क्रांति के द्वारा इसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। यानी इस तरीके से आपका गुलाम वंश समाप्त होता है। और आज के इस वीडियो में गुलाम वंश से बनने वाले ऑब्जेक्टिव सारे आपको मिल जाएंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक में ऑब्जेक्टिव लगाइए, और अगर कोई भी क्वेश्चन मिस होता है तो आप उसको कमेंट्स के माध्यम से चैनल को भेजें। तो धन्यवाद दोस्तों।